राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और पहुंच में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश में सभी राज्य में, सभी वर्ग में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दरमियान भी एजुकेशन रुके नहीं, इसलिए कई इनिशिएटिव लिए गए। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी बुक क्यूआर कोड के आधार पर आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, वन नेशन वन चैनल एजुकेशन सेक्टर में लाया गया ताकि 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्टूडेंट को टीवी चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिले। आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान के तहत देश में खास करके बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, इसलिए टॉयलेट ने जो भूमिका बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5 लाख से अधिक देश में स्कूल में 4.5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो था वो 70% से कम होके 13% हुआ और कम हो रहा है। देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत ना आए इसलिए, और देश में डॉक्टर की ज़रूरत पूरी हो इसलिए एक अभियान चलाया गया है। केवल 53,000 सीट MBBS की थी, 53,000 सीट MBBS की थी, वो आज 96,000 हो चुकी है, यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल में। वैसा ही PG सीट में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई है। जो जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 PG सीट थी, आज वो बढ़ के 63,000 PG की सीट हो गई, यानी कि 105% की बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज भी आज डबल हो चुकी है। इस दृष्टि से मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन भी हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। इस दृष्टि से देश में एजुकेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देश में एजुकेटेड डॉक्टर्स मिल रहे हैं, वैसे ही सभी लोगों को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी जो प्रयास किया गया है उसकी भी सराहना देश में हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक समय था कि हमें रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में बैठने को नहीं मिलता था और हमारे पास कार्यालय नहीं था। कार्यकर्ताओं के घर से हमारा कार्यालय चलता था, लेकिन आज हम एक साथ 10 कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं। यह धरती जैनों की धरती भी कही गई है, महात्मा बुद्ध की धरती भी कही गई है। ऐसे पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज 9 कार्यालयों का और एक कोप्पल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसी तरीके से 3 कार्यालय में शिलान्यास करने का योजना बना है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में 10 कार्यालय खुल रहे हैं
और 3 कार्यालयों का शिलान्यास होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी येदियुरप्पा जी ने याद दिलाया कि एक समय था कि रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में हमको बैठने कोई नहीं देता था और हमारे पास कार्यालय नाम की चीज नहीं थी। कार्यकर्ताओं के घर से हमारा कार्यालय चलता था। हमारी वो स्थिति थी जब कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन येदियुरप्पा जी जैसे कार्यकर्ताओं के 4 पीढ़ी के खप जाने के बाद आज ये सौभाग्य का दिन आया है कि एक साथ हम 10 कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं और 3 कार्यालयों का शुरुआत कर रहे हैं। मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर जिले में हमारा कार्यालय होना चाहिए। अमित शाह जी ने इसको पूरा करने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि 296 कार्यालय बन करके तैयार हो गए और 210 कार्यालय मार्च महीने तक तैयार हो जाएंगे 2023 के इस योजना के साथ हम चले। मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र के विषयों पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। चाहे धारा 370 को समाप्त करना हो, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, चाहे गोवा का लिबरेशन मूवमेंट हो, फिर चाहे शिमला के पैक्ट में दादरा रोड के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, या फिर लाल चौक पे तिरंगा फहराना हो, हर काम को किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं। एक देश, एक राष्ट्र, एक प्रतिनिधि, एक सिटीजन, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। और राम जन्मभूमि बनाने का संकल्प लिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। धारा 370 को समाप्त करने का काम किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में अभिन्न अंग बनाया। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं और वह निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूती दें, भारतीय जनता पार्टी को आप ताकत दें और उस ताकत से हम पूरी ताकत लगा करके आपकी सेवा में जुटे रहे। इस बात का प्रण लेकर के मैं आज आपको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आपको अभिनंदन भी करता हूं इस नए कार्यालय के लिए। इसका सदुपयोग कीजिए और प्रदेश को आगे ले जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। उन्होंने देश को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के
शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं न कहीं विचलन की स्थिति में थी, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दो रियासतों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। उन्नीस 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश की आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते,
जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के मुकाबले मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जहरीली शराब से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो ये 4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे। आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया। और जो कि भाजपा के हैं, जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है। गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, डिटेल्स ऑफ डेथ reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं लोगों से, इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें कहते थे अब वो आप नहीं कह रहे। भाई कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हुई रही है, तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती थी? माननीय मंत्री ने ये
ये हॉलीडेज के बारे में उत्तर दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाई कोर्ट के अंदर 155 हॉलीडेज होती है एक साल के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में 141, और इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग है और पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में वोकेशन का प्रावधान नहीं है, केवल स्कूल कॉलेज छोड़कर। संक्षिप्त सवाल। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन को खत्म करके, और जैसे हर व्यक्ति अपनी छुट्टी लेता साल में 120 या 115, वो व्यवस्था जो अन्य जगह पर लागू है उसको करने के बारे में क्या चीफ जस्टिस से बात करेंगे? माननीय सुशील मोदी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियों को लेकर के क्या माननीय मंत्री जी मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अदालतों का जो कार्य दिवस है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, जिससे उसकी बैठकें और अवकाश आदि सब उसी में शामिल हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी बैठकों और छुट्टियों सहित अपने अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। अदालतों की छुट्टी कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जैसा पेंडेंसी पर हमेशा चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास होने जा रही हैं, तो इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये 7 सप्ताह की है, माने 49 दिन। तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा था छुट्टियां जो हैं 1 साल पूरे 49 दिन हुई और 3 साल 48 दिन हुई हैं। इसके बाद विंटर वेकेशन भी है, होली भी 5-6 दिन की है, दिवाली भी 5-6 दिन की है, और गस्टेड हॉलीडे हैं। सैटरडे संडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य दिवस नहीं होता है, तो इस प्रकार की बात की जा सकती है। और हम सबका, सरकार का और अदालत का, सबकी मंशा यही है कि पेंडेंसी कम हो और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। हम देख रहे हैं कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम है, जजेस की अपॉइंटमेंट की भी प्रॉब्लम है, और इसके लिए तो एक लार्जर डिबेट किसी दिन आई एम श्योर पार्लियामेंट में होगा। बट द क्वेश्चन दैट इज बिफोर यू ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज दैट वेदर वेकेशंस शुड बी परमिटेड और नॉट इन द कोर्ट्स। मेरा इसमें एक सुझाव है, इज समथिंग विच माइट बी द जुडिशरी माइट एक्सेप्ट ऑल्सो। You should have continuing courts. Court should never close. But you can give holidays to judges and which can be spread across the year in terms of their own convenience. Instead of closing the court, give them that... माननीय विवेक तनखा जी, आपका सुझाव है ये, सवाल आप पूछें। तो सवाल ये है कि can the government come forward with such a suggestion to the government, with the court? Thank you. Sir, Honorable Member Vivek Talkaji himself is a very senior lawyer. He understands how judiciary functions and how much government can intervene. However, his suggestion is well taken, and definitely there is a feeling amongst the people of India that the long vacation which the courts obtain is not very convenient for the justice seekers. Definitely, as a law minister, it is also my bounded obligation and duty to convey the message of this house or the sense of this house to the judiciary. Will definitely ensure that even if there are vacations, the functioning of the court should not be stopped. Although there is a vacation bench, but that bench is very, very limited one. So that is why I feel that the court can think about giving a space which will lead to functioning of the court in a limited manner during the vacation period also. भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 11वां दिन है। कल यानी शुक्रवार को यह यात्रा 100 दिन पूरा कर लेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राजस्थान में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को राज्य में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस राज्य में जो मेरा अपना राज्य है, भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता। आज सुबह भी भारत जोड़ने को तत्पर थे और समझ रहे हैं, यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं।
हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है। कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते। 1962 के जंग में जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था, एक 36 वर्षीय नौजवान सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बीच जंग के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। चाहते तो नेहरू जी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे। नेहरू जी ने वो मांग स्वीकार की। राजस्थान कैसे जुड़ा हुआ है इस ऐतिहासिक मुद्दे पर मैं वो बताता हूँ। पाली से एक सांसद हुआ करते थे, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सिंघवी जी, उनके पिताजी निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी, अटल जी को भी सलाह दी कि ये जो सत्र होगा ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अखबारों में, मीडिया में बिल्कुल नहीं आना। नेहरू जी ने उसको इनकार कर कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, लोगों का हक है जानना कि सांसद इस पे क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार की क्या राय है। नेहरू जी ने जिद की कि संसद में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई कॉन्फिडेंशियल चर्चा नहीं होगी, सबको मालूम होना चाहिए क्या। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी हुआ करते थे, खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा न तब थी ना आज। मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। मजबूत सेना है हमारी, वीर सेना है हमारी, शौर्यवान सेना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक खदेड़ना चाह रहा है चीन के सिपाहियों को, लेकिन क्लीन चिट दे रहा है प्रधानमंत्री। बताइए कैसे सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं? ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है। और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते, तो ये कर्जा हम सबके सर पर है। 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धौलेरा में जमीन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्या रिश्ता है आपका? क्या कारण है? क्या दबाव है चीन का आपके ऊपर? आपकी नीयत क्या है? आप पर दबाव क्या है? ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे। यात्रा को और यात्रा का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, भारत जोड़ो का जो एसेंस है, उसको ये देश अब कभी भुला नहीं सकता और ना पहले भूला था। सरकार कोशिश पूरी करती रहती है इतिहास को बदलने की, इस देश की तासीर को बदलने की, लेकिन सरकार सफल हो नहीं पाएगी क्योंकि ये देश सरकार को सफल होने नहीं दे। देश एक रहना चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि अगर देश जुड़ा रहेगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, शांति रहेगी, उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेंगे, लोगों को बराबरी के हक मिलेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का संघर्ष आज से नहीं रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से यह संघर्ष चल रहा है और यह संघर्ष सतत है। ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार में आ जाएंगे तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। G20 की बैठक को लेकर मुंबई में जबरदस्त साफ सफाई, झुग्गी झोपड़ियों को भी किया गया कवर। लोग बोले ऐसा पहले नहीं हुआ। 6 जनवरी को होगी नवनिर्वाचित एमसीडी की पहली बैठक, एलजी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, बोले उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना की। पार्टी के नाम चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अपील पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, महरौली के जंगलों से बरामद हुई हड्डियों का पिता के डीएनए से हुआ मिलान। नई नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कोई हताहत नहीं। राज्यसभा में विपक्षी व सत्ताधारी भाजपा सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ा शून्यकाल। हरदीप पुरी बोले विपक्षी सदस्य अपने राज्यों में वैट कम कराएं, घट जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। श्रम मंत्री ने कहा श्रमिकों की चिकित्सा सेवाओं तक सुगम पहुंच बनाने के लिए काम कर रही सरकार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
स्वर्गिमं